नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आज 2 चुनावी राज्यों का दौरा। केरल में 4 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। फिर तमिलनाडु में चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। बसंत पंचमी अचला सप्तमी स्नान पर्व पर उमड़ेंगे श्रद्धालु। करीब 3 करोड़ भक्त लगाएंगे आस्था की डुबकी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की आज होगी फुल ड्रेस रिहर्सल। सचिवालय के ऑफिस आज 2 बजे तक बंद रहेंगे। केंद्रीय सचिवालय 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक खोलेंगे। पराक्रम दिवस पर लखनऊ में गूंजेगी नेताजी की शौर्य गाथा। सीएम योगी देंगे श्रद्धांजलि। शाम को होंगी विशेष ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम। विरोध खत्म कर करें स्नान। अभद्रता की होगी जांच। चुनाव आयोग ने लॉन्च किया नया ऐप ईसीआई नेट। भ्रामक सूचनाओं को रोकेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बसंत पंचमी अचला सप्तमी स्नान पर्व आज है, तो करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान है। बसंत पंचमी के स्नान पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और भीड़ को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं का 24 घाटों पर होगा पुण्य स्नान। 3.5 किलोमीटर लंबे घाटों में स्नान की व्यवस्था की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई हैं। करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का आगमन यहां पर लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। 3.5 किलोमीटर लंबे घाटों में स्नान की व्यवस्था की गई है। और बसंत पंचमी अचला सप्तमी स्नान पर्व आज है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। माघ मेले में बसंत पंचमी का आज प्रमुख स्नान है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से जबरदस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। तो स्नान को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। भीड़ को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं का 24 घाटों पर पुण्य स्नान होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 3.5 किलोमीटर लंबे घाटों में स्नान की व्यवस्था की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी जुटे। मधुर, जिस तरीके से देखिए आज बसंत पंचमी का त्योहार है और माघ मेले में प्रमुख स्नान भी आज है, सबसे पहले क्या कुछ व्यवस्थाएं, और क्योंकि जिस तरीके से 3 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान जताया जा रहा है आज। मधुर, बिल्कुल तन्वी, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं संगम घाट के ऊपर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर एक जन सैलाब यहाँ पर आया हुआ है। आस्था का सैलाब एक बार फिर से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज जो है यहाँ पे चौथा स्नान होने जा रहा है और ये बसंत पंचमी का स्नान है। और इसको जो है कह सकते हैं कि मौनी अवस्था के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्नान इसे कहा जाता है, जिसे अमृत स्नान के रूप में भी जाना जाता है। और करीब मैं आपको बता दूं करोड़ों की तादाद में यहाँ पे सुबह से जो है श्रद्धालु आस्था का अपना पूरा जैसे कह सकते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और दूर दूर कोने कोने से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि दूर दूर तक केवल जन सैलाबी दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से महाकुंभ में था उस तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु, करीब मैं कह सकता हूँ कि आज जो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है जिस तरह के सुबह से यहाँ पे
तो लोग आ रहे हैं, जिस तरह से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उससे लग रहा है कि करोड़ों की तादाद में यहाँ पे आज फिर जो है यहाँ पे स्नान होने वाले हैं। और करीब ऐसा माना जा रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग यहाँ पे आज पूरा स्नान करेंगे। और ये बसंत पंचमी का जो आज स्नान हो रहा है, इसको लेकर के पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्योंकि महोत्सव के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। और दूसरे सबसे बड़े स्नान में भी यहाँ पे करोड़ों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और हर बार यहाँ पे लोग यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस बार का माघ मेला क्योंकि 75 साल में एक दुर्लभ संयोग यहाँ पे बन रहा है, इसलिए इसको एक मिनी की तरह भी देखा जा रहा है और मिनी कुंभ की तरह ही इसकी तैयारियां भी की गई हैं। और लोग उसी हिसाब से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पूरा एक जन सैलाब यहाँ पर आया हुआ, आस्था का पूरा एक सैलाब यहाँ पर आया हुआ। जहाँ तैयारी की बात है तो तैयारियों में बता दूं कि बहुत ही चाक चौबंद तैयारी यहाँ पे की गई है। करीब 7 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और सबसे आगे का जो लेयर है वहाँ पे पुलिस, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके पास जो जवान है वो तैनात है। उसके अंदर जब आएंगे तो वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ वहाँ पे एटीएस की भी तैनाती की गई है। संगम खास तौर से कवर किया गया है क्योंकि संगम रोड काफी संवेदनशील एरिया है। कुछ वहाँ पे जो है ऐसा भी सुनने में आया था कि ऐसे कुछ वहाँ पे किसी तरह का आतंकी साया हो सकता है, उसको लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन जो है यहाँ पर सतर्क दिखाई पड़ रहा है, तैयारी की हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी टेरर स्क्वाड भी वहाँ पे है, इसके साथ साथ वहाँ पे जल पुलिस है, एलडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है। तो कुल मिला के पूरे एक जो कह सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट की पूरी जितनी भी सर्विसेज है वो मिल करके कंबाइंड यहाँ पे तैयारियां कर रही है। इसके साथ साथ केवल मैं आपको बता दूं कि ये तैयारियां करीब 15,000 यहाँ पे जवान जो पुलिस के तैनात है और वो जो है पूरी चप्पे पे यहाँ निगरानी रखे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, करीब 1536 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इकाई कैमरे लगे हुए हैं, करीब 260 करीब यहाँ पे कैमरे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है इतने कैमरा होने के साथ साथ जो यहाँ पे जो पूरी तैयारियां की गई, जो निगरानी की जा रही है, जल हो, थल हो, नभ हो, तीनों तरीके से जो है इसको कवर किया गया है। और अगर नभ में देखा जाए तो वहां पे भी हेलीकॉप्टर से पूरा जो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जो मॉर्निंग अवस्था में भी देखा गया, उसके पहले के टाइम में देखा गया कि यहाँ पे पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है। ऊपर नभ से भी वहां पे उसको देखा जा रहा है, जबकि जल और थल पर मैंने आपको बताया थल में करीब 7 से 8 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जल में भी व्यवस्था बहुत जबरदस्त की गई है वहां पे। मधुर, जिस तरीके से आज के दिन को लेकर ये जानकारी मिल रही थी कि आज किसी भी वीआईपी प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा, तो इसको लेकर क्या चीजें नजर आ रही हैं मधुर? जी बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल है जो तैयारियां की गई वो इसी तरीके से की गई कि जो आज 24 घंटे पहले जितने भी वीआईपी आज मूवमेंट है उनको यहाँ टोटल बंद कर दिया गया, क्योंकि पिछली बार वहाँ तो मैं देखा गया था कि कहीं ना कहीं इसकी अवस्था फैली थी और दुर्घटना भी हुई थी। उसको देखते हुए इस बार पूरे प्रिकॉशन लिए गए। प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है, तो दुरुस्त है। और इसको लेकर के मैं आपको बता दूं, जहाँ प्रोटोकॉल्स की बात है तो प्रोटोकॉल्स 24 घंटे पहले से यहाँ पे देखा जा रहा है कि चीजों को बिल्कुल जो यहाँ रास्ते यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि देश श्रद्धालु आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो प्रवासी यहाँ पे आए हुए हैं पिछले 1 महीने से, जो माघी जो आपकी जो होने वाली है, माघी स्नान होने वाला है, वहां तक वो स्नान करेंगे। उसके बाद वापस जाएंगे। करीब वो 15 से 18 लाख लोग वासी यहाँ पे बराबर मौजूद हैं। जो पौष पूर्णिमा से जो स्नान स्टार्ट हुआ था वहां से उनका जो यहाँ पे पूजा याचना कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि श्रद्धालु करोड़ों की तादाद में आ रहे हैं और साधु संत यहाँ पे काफी आ चुके हैं। कई विवाद भी यहाँ पे हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पे पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरा वीआईपी कल्चर को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे अंदर आने के लिए केवल जो है जो श्रद्धालु जो पैदल आ रहे हैं उनको यहाँ पे एंटर किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो पांटून पुल है, करीब 7 पांटून पुल है, उनको इस तरीके से व्यवस्था की गई है। 1 नंबर और 2 नंबर बेसिकली लॉक कर दिया गया पूरी तरीके से। उसके बाद 3 नंबर से जो लोगों को एंट्री की जा रही है, 3, 5 और 7, ये 3 ऐसे पांटून पुल हैं जहां से लोगों को एंटर किया जा रहा है, अंदर ले जा रहे हैं स्नान की तरफ। और उसके बाद जो 4 और 6 हैं उनसे उनकी वापसी की जा रही है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसको बंद कर दिया गया है। बंद करने का पर्पज ये है कि पूरी भीड़ जो है वो एक दूसरे के आमने सामने ना हो जाए और एक दूसरे से क्लैश ना कर जाए, धक्का मुक्की ना हो जाए। इस वजह से ये व्यवस्था की गई है कि 1 वे पूरा ट्रैफिक किया गया है। 1 वे पूरा यहाँ पे जो पैदल जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं और जैसे भी लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री है पूरी तरीके से जो व्हीकल्स की है उनकी पूरी बैन है। कोई भी व्हीकल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि जो व्हीकल्स के अलावा यहाँ पे इमरजेंसी सेवा है, जैसे आपकी मेडिकल सेवा हो गई, उसके साथ साथ मेडिकल सेवा के साथ अगर आप देखिए कि जो आपकी प्रशासनिक जो अधिकारियों की या प्रशासनिक जो गाड़ियां हैं वही केवल इसमें एंटर हो सकती है। उसके अलावा किसी भी तरह की गाड़ियां यहाँ पे एंटर नहीं की जा रही। इसकी व्यवस्था पिछले 24 घंटे से कर दी गई है। जितने भी आपके जो आउटर एरियाज हैं जिले के बाहर के, उनको पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर कानपुर से कोई आता है तो कानपुर वाले को जो है उधर की
कह सकते हैं कि आप जो आपका संगम जो वाला क्षेत्र है उसी तरफ उसको वहां पर उसको बहुत पहले रोक दिया जाता है, उसकी गाड़ी को वहीं पार्क कराया जाता है। वहां उसको कोशिश ये की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु जिस भी दिशा से आता है उसको उसी घाट के पास जो है यहाँ पे स्नान कराया जाए। और मैं आपको बता दूं कि पहले तो करीब 10 घाट बने थे परमानेंट, लेकिन अब जो है करीब 8 से 24 घाट बना दिए गए हैं और ये पूरे 8.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में यहाँ फैले हुए हैं। ये पूरा मेला जो है आज से हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ, करीब 50 हेक्टेयर क्षेत्र इस बार जो है बढ़ाया पिछले माघ मेला क्षेत्र से। तो काफी बड़ा एरिया ये जो है करीब 7 से 8 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे पूरी व्यवस्था को तैयार किया गया है। और जो लोग यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद जो जैसे मैंने आपको बताया कि उनको एक तरफ से एंट्री दी जा रही है और एक तरफ से उनको एग्जिट किया जा रहा है। और इसका रीजन मेन ये है कि दोनों जो है आपस में क्लैश न कर जाए, तो इसको देकर के व्यवस्था जैसे मैंने बताया कि 7 पांच पुल बनाए गए हैं और 7 पांच पुल के साथ साथ जो है केवल फर्स्ट और सेकंड को जो है पूरी रूप से लॉक कर दिया गया है। वो इमरजेंसी सेवाओं के लिए कभी कोई अगर मान ली कोई आपदा आ जाए तो उसको लेकर तैयारी के लिए किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो गाड़ियों से आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों को उसी दिशा में पार्किंग की जा रही है। जैसे लखनऊ से अयोध्या से जो लोग आ रहे हैं उनको वहीं पे पार्क किया जा रहा है, तो जो शहर के बाहर ही उनकी गाड़ी को रोक दिया जा रहा है, वहां जो है कराया जा रहा है, वो पैदल आ रहे हैं। और जो उनके सबसे नियरेस्ट जैसे दशा है यहाँ का जो घाट आपका पड़ता है वो घाट सबसे पास लखनऊ और अयोध्या वालों के लिए, तो वहां के जो श्रद्धालु हैं उनको कोशिश की जाए लौट जाए। बिल्कुल, यानी आज के स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज बसंत पंचमी के स्नान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं की गई हैं और रूट डायवर्जन भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आज होगी। तो 75 जिलों में शाम को 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगी। लखनऊ समेत प्रदेश में सायरन बजेगा, बिजली कटेगी और इसी के साथ हवाई हमले की आपात स्थिति में तैयारी के लिए ये मॉक ड्रिल की जाएगी। तो शाम को 6 बजे का बताया जा रहा है जब लखनऊ समेत प्रदेश में सायरन बजेगा। तो आपात स्थिति की तैयारी को लेकर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। सिविल डिफेंस, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का संयुक्त अभ्यास होगा। फायर और स्वास्थ्य विभागों का संयुक्त अभ्यास होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम को 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये मॉक ड्रिल होगी। तो तैयारियों को लेकर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज शाम को 6 बजे ब्लैकआउट होगा। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में सायरन बजेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फायर और स्वास्थ्य विभागों का संयुक्त अभ्यास होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि शाम को 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ब्लैकआउट होने वाला है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, कैसे लोगों को इसको लिए जागरूक किया जा रहा है? रामानुज।
जो है इस जो है मॉक ड्रिल का जो है पहले भी जो है एक अभ्यास हो चुका है और आज जो है पूरे के पूरे 75 जिलों के अंदर जो है ये ब्लैकआउट किया जाएगा, मॉक ड्रिल की जाएगी और इसमें जो है कैसे जो है आपातकाल के समय कैसे अगर हवाई हमला होता है तो उस दौरान कैसे बचा जाए, कैसे जो है सुरक्षित रहा जाए, इसको लेकर जो है ये आज मॉक ड्रिल होनी है और इसमें जो है सिविल डिफेंस, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इन सभी का संयुक्त जो है अभ्यास रहेगा। फायर और स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो भी इस अभ्यास में भाग लेंगे। तो आप समझिए कि पूरे लखनऊ के अंदर जो है सायरन बजेगा, क्योंकि जहां जहां व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उन सभी जिलों में जो है सायरन बजेगा, हुटर बजेगा और उसके बाद जो है एक जो प्रैक्टिस या कहें कि एक मॉक ड्रिल जो है वो होगी ताकि सुरक्षित रहा जा सके जब आपातकाल की स्थिति आए, जब कोई हमला हो। इसको लेकर जो है ये पूरे प्रदेश की जो है स्थिति को देखने के लिए ताकि सभी जो है इसमें जागरूक हो और सभी जो नागरिक हैं वो कैसे आपातकाल के अंदर अपनी सुरक्षा की जा सके, कैसे देश की सुरक्षा की जा सके, इसको लेकर जो है ये अभ्यास रहेगा। जी ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां यूपी दिवस पर कल होगा भव्य आयोजन। 20 राज्यों व विदेशों में भी कार्यक्रम होगा। तो मंत्रियों को दी गई अलग अलग जगह की जिम्मेदारी। आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। तो उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कार्यक्रम को लेकर, उत्कृष्ट काम करने वालों को गृह मंत्री सम्मानित करेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। कितने बजे का ये कार्यक्रम है, क्योंकि कल ये कार्यक्रम होने वाला है, कि इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए यूपी दिवस को जो है भव्य रूप में जो है पूरा इसका आयोजन किया गया है। जो 20 राज्यों और सहित विदेशों में भी जो है यूपी दिवस को जो है मनाया जाएगा। जिस प्रकार से अगर देखा जाए जो कल का ये कार्यक्रम है और जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है भी लखनऊ में मौजूद रहेंगे। ये पूरा लखनऊ में ये कार्यक्रम जो है प्रेरणा स्थल पर जो है आयोजित किया जा रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पूरी तरीके से आदेश दिए गए कि सभी 20 राज्यों में जो है इसे यूपी दिवस को जो है भव्य रूप में मनाया जाएगा और जिसको लेकर के जो है सभी मंत्रियों को जो है अलग अलग जो है राज्यों में उनको तैनात किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि अमित शाह हालांकि यहाँ रहेंगे लखनऊ में, इसी प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक या बाकी जो अन्य मंत्री हैं हर राज्यों में अलग अलग भेजे गए। साथ ही यूपी दिवस जो है विदेशों में ही मनाया जाएगा, जिसमें अभी तक जो है यूपी दिवस के लिए जो है फिजी और त्रिनिदाद और टोबैको और सूरीनाम के नाम जो है देश के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि सरदार पटेल औद्योगिक योजना एवं जनपद एवं व्यंजन का भी शुभ आरंभ जो है कल इसी अवसर पर किया जाएगा।
तो पूरी तरीके से अगर यूपी दिवस की तैयारी कर ली गई है, लगातार जो है काफी समय से जो है पूरे यूपी दिवस को लेकर के जो है सरकार के द्वारा जो है इसकी एक लिस्ट तैयार की गई है। हर मंत्री को हर राज्य कई 20 राज्यों में भेजा गया है और यूपी दिवस में किसी प्रकार की कोई खामी और कमी ना हो, इसको लेकर के भी हर एक कदम उठाए गए। साथ ही साथ माना जा रहा है कि कल शुभांशु शुक्ला और महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा भी जो है इस सम्मेलन लखनऊ में जो है सम्मेलन में सम्मिलित होंगी। तो पूरी जिन नामों के बदौलत जो है यूपी का नाम जाना जाता है उन नामों को जो है आगे बढ़ाया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी इस भव्य कार्यक्रम में रहेंगे और इसका आयोजन कल जो है पूरी तरीके से जो है 20 राज्यों लखनऊ और साथ में विदेशों में भी देखने को मिलेगा। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर को बता रहे हैं, जहां 1 साल में 5 चालान होने पर निलंबित होगा लाइसेंस। तो 1 जनवरी 2026 से नया नियम लागू हो गया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की तैयारी है। अब नहीं साबित करनी पड़ेगी अपराध की गंभीरता। 3 दिन में ऑनलाइन और 15 दिन में ऑफलाइन जुर्माना भी भरना होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की तैयारी है। अब नहीं साबित करनी पड़ेगी अपराध की गंभीरता। 3 दिन में ऑनलाइन और 15 दिन में ऑफलाइन जुर्माना भी भरना होगा। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 1 साल में 5 चालान होने पर निलंबित होगा लाइसेंस। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 1 जनवरी 2026 से ये नया नियम लागू हो गया। यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की अब तैयारी है और इसी के लिए ये नया नियम सामने आया है। अब नहीं साबित करनी पड़ेगी अपराध की गंभीरता।
देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां राजस्व विभाग के अफसरों का एक चौंकाने वाला कारनामा सरगुजा जिले से सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग महिला को कागजों में मृत घोषित कर लाखों रुपए की जमीन हड़पने की साजिश रची गई। हैरानी की बात यह है कि जिसे मृत बताया गया वो महिला खुद सामने आकर कह रही है कि मैं जीवित हूं। मामला अंबिकापुर के मेंड्रा खुर्द गांव का है, जहां की रहने वाली बुजुर्ग महिला सुगामती राजवाड़े ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसके ही भतीजे कंवल साय राजवाड़े ने साजिश के तहत उसे मृत घोषित कर दिया और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर उसकी करीब 6 एकड़ जमीन अपने नाम करा ली। पीड़िता का आरोप है कि इस पूरे मामले में पटवारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अपराधियों की मिलीभगत की आशंका है। सुगामती राजवाड़े का कहना है कि बिना उसकी जानकारी के मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना दिया गया। थे रे मोर खेतवारी मोके गाय देही कौन और भसुर बेटा। अच्छा मोके मरुआ देही साहू मैं जिंदा हूँ। अच्छा तो आज कहाँ आए रहा? कोर्ट में आए रहे। तो मोर धान रही ना, हमर धान ओकर बा टोकन कटाई गए हुआ सरगावा सोसाइटी में। तो बोला थे कि यहाँ तो स्टे लगा है टोकन में, तुम लोग का धान वाला नहीं बेचाएगा। तो काहे तो बोला कि तुम्हारा ये दादी है उनका मृत हो गया है। कहाँ है दादी? यहीं पे सामने है। और अब आगे बढ़ते खबरों में। रायगढ़ जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बीते 25 सालों से संविधान और कानून का पालन नहीं हो पाने का गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को आवेदन पत्र सौंपा गया है। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा ने कहा कि इस अवधि में भी एक भी नया उद्योग विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत स्थापित नहीं हुआ। अंधाधुंध औद्योगिकीकरण के चलते रायगढ़ देश के अग्रणी प्रदूषित जिलों में शामिल हो चुका है। पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी से न केवल मनुष्य बल्कि जैव विविधता पर भी गहरे संकट हैं। जंगल कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार किया गया है। प्रेस वार्ता करने का प्रमुख कारण ये है कि यहाँ संविधान कानून का पालन नहीं हो रहा है, चाहे वो पर्यावरण कानून का हो कि वन कानून का हो या संविधान के मूल अनुच्छेदों का। और यहाँ जनहानि हो रही है और जनहानि व्यापक तौर पे हो रही है।
तो अगर किसी भी राज्य में जनहानि बड़ी संख्या में हो रही है तो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए ताकि आम लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। तो मेरा पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय संज्ञान लें और यहाँ कानून का परिपालन सुनिश्चित करें, क्योंकि यहाँ उद्योगपति, राज्य सरकार, जिला प्रशासन सबको अपने दबाव में लेकर के भयभीत करके कार्य करवा रही है। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट कंसल्टेशन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खेल, युवा, कौशल उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर्स से मुख्यमंत्री ने संवाद किया। बैठक के दौरान आगामी बजट को रोजगारोन्मुख और प्रदेश के युवाओं के लिए ज्यादा सकारात्मक बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से सुझाव लेते हुए कहा कि सरकार का फोकस कौशल विकास और रोजगार सृजन पर रहेगा। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी और सकारात्मक पहल सामने आई है। देश भर में चर्चित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने अंबिकापुर में सुपर 30 का सेंटर खोलने की घोषणा की है। ये ऐलान उन्होंने युवा उड़ान कार्यक्रम के दौरान किया। कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए आनंद कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण पर जोर दिया और छात्रों को लक्ष्य तय कर निरंतर मेहनत करने का संदेश भी दिया। आज मैं सुबह विश्वविजय जी को कह रहा था बन जाता जैसा सरगुजा में आज दिखाई पड़ रहा है। दिया अच्छत से आपके आगे जो 10-15 मिनट आपके बीच में रहूंगा, उसके पहले मैं बच्चों तुमको ये बताऊं भाषा में, और मैं कोशिश करूंगा ये बताने के लिए कोई प्रकार फिर असर नहीं करेगा। इसलिए किस तरह का सौगात दिए? बहुत अच्छा लगा, यहाँ बच्चों को मोटिवेट किए। यहाँ के बच्चे बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत उनमें उम्मीदें हैं। विजय जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना बड़ा आयोजन करके टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। इसीलिए आने भविष्य में हम यहाँ भी आकर बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दे सके इसकी योजना बना। संस्थापक भी हैं आप, और आपकी फिल्म बनी थी, उसके पूरे किरदार को पर्दे के पीछे ऋतिक रोशन ने निभाया था। पूरी जर्नी को कैसा? बहुत अच्छा लगा जब फिल्म आई थी, और हम चाहते हैं कि हर बच्चे पर जो अच्छा कर रहा है उसकी अपनी कहानी, उसकी संघर्ष है, उस पर एक सिनेमा बने। आनंद कुमार खबर फरीदाबाद से है, जहां केली गांव में विभागीय तोड़फोड़ से भड़का जनाक्रोश, स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी। फरीदाबाद के केली गांव में विभाग की ओर से की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हमारी बिल्डिंग को निशाना बनाया। विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई निर्माण को ध्वस्त कर दिया है, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों का कहना है कि जिन मकानों और दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, लोगों को अपना सामान तक निकालने का समय नहीं दिया गया।
व्यापार से जुड़ा माल मलबे में दब गया। स्थानीय निवासियों ने विभाग पर मनमानी का भी आरोप लगाया है। मीडिया का सहारा लेना पड़ा आपको? मामला यह सिंपल सा है, कानूनी कार्रवाई है। आजकल तोड़फोड़ हर जगह चल रही है। डीटीपी वाले आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। अगर उनका साथ ना दे तो हम गुनहगार हैं, पर फिर भी हम कानून के साथ है, प्रशासन के साथ है और साथ देना हमारा फर्ज है। नोटिस लगा था, मैंने अपना पूरा ऑफिस खाली कर दिया। इसमें जो भी सामान था, एसी, फ्रिज, जो भी था, जितना भी मेटेरियल, कुर्सी थी, मेज थी, मैं सब ले गया, क्योंकि मुझे पता है नोटिस आ गया, तोड़फोड़ होएगी और मैंने अपना काम करा। पर उसके बाद भी कल डीटीपी अधिकारी आते हैं, अधिकारी का मुझे नाम नहीं पता, पर सुनने में आया शायद सचिन नाम था, मैं श्योर नहीं हूँ। वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ का सारा काम किया है। और अब खबर अंबाला से है, जहां गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। किसी तरह की चूक से बचने के लिए जीआरपी स्टेशन परिसर के साथ साथ गुजरने वाली ट्रेनों में सघन जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जीआरपी अब इंस्पेक्टर राजकुमार के अनुसार आरपीएफ के साथ मिलकर टीमें प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह और शाम प्रत्येक हर टाइम में चेकिंग की जा रही है। लोगों को सचेत किया जा रहा है, कोई भी लावारिस सामान आपके आसपास हो तो हमारे को सूचना दे। और आरपीएफ टीम हमारे साथ लगातार चेकिंग कर रहे हैं, स्वाट टीम वगैरह को भी साथ लेकर चेकिंग करते रहते हैं। यात्री कह रहे हैं भाई लावारिस सामान कोई भी आपको नजर आता है, पुलिस को सूचना दे। किसी लावारिस सामान का हाथ मत लगाया, अपने आप मतलब उसको बैग वगैरह को चेक ना करें। में भी लगातार चेकिंग जारी है। गणतंत्र दिवस को लेकर सारी चेकिंग वैसे भी चलती रहती है, इस करके थोड़ी ज्यादा चेकिंग चल रही है गणतंत्र दिवस में। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। सिरसा जिले में एक सहायक उप निरीक्षक और 2 युवकों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। झड़प का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक पुलिसकर्मी वर्दी में है और उसके साथ का दूसरा व्यक्ति हाथ में गाड़ी का जैक लिए 2 युवकों को मारते हुए दिख रहा है। दोनों युवकों को चोट मारकर घायल कर दिया गया। इस दौरान कुछ अन्य लोग भी वहां पर खड़े दिख रहे हैं, लेकिन कोई उनको छुड़वा नहीं रहा। जब युवक लहूलुहान हो जाता है तो मौजूद व्यक्ति उनको छुड़वाते हैं। इसी बीच कोई अन्य व्यक्ति इस घटना की वीडियो भी बना रहा है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी पहले मारते और बाद में वीडियो बनाते देख फोन कान पर लगाकर बात करता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो कुछ देर बाद वायरल हो जाता है। चोट मारी है इन्होंने, पुलिस वालों ने जैक मारा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। खून निकाल दे, ये है बाबूजी नहीं अरे बन गई जैक हाथ में ले रखे मैं बना दी। हां सर एक मिनट ये दिखाई चोट बोल के सुनो बोल के मारे तो जैक तो मारी है। ये देखो चोट मारी है इन्होंने, पुलिस वालों ने जैक मारा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हेलो अभी दे मेरी
और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां कानपुर के रानी घाट गौशाला में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 7 दिन तक अलग कई दैवीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। कथा के आयोजक रामकृष्ण गुप्ता ने बताया कि इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन 15 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजित किया गया। कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा रानीघाट से कोहना, गीचा, गंगा बैराज आदि जगह होते हुए कथा स्थल पर समाप्त हुई। इसके बाद कथा का प्रारंभ विधि विधान से पूजन के साथ किया गया। कथा व्यास पंडित गोपाल द्विवेदी के द्वारा भागवत कथा में भक्तों ने मानो साक्षात प्रभु के दर्शन कर लिए। वहीं कथा सुनने के लिए हर रोज करीब 500 से ज्यादा भक्ति कथा में सम्मिलित हुए। पुराना कानपुर की पावन भूमि पर ये 7 दिन ये भागवत की गंगा प्रवाहित हुई और भक्तों का इसमें बड़ा उत्साह दिखाई दिया। अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ आए, अपना समय और सहयोग तन मन धन से हर तरह से लोग यहाँ आए और लगा कि वास्तव में यहाँ कोई नास्तिक नहीं आस्तिक लोग रहते हैं और यहाँ भगवान की कृपा है लोगों पर, लोग कथा के प्रेमी हैं। और अब खबर बरेली से है, जहां भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ठाकुरान गांव में नाले में डूबकर मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों सहित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर जबरदस्ती नाला बनवाने का आरोप लगाया। यही नहीं, वो मासूम का शव लेकर थाने पहुंचे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस ने पीड़ितों से शिकायती पत्र लेकर बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देश की बात में फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बलिया की। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लेखपाल भर्ती में आवेदन करने के लिए गोंड जाति के लिए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर युवाओं ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन ने दावा किया कि संशोधित अधिनियम 2002 में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बावजूद अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए महीनों से तहसील के चक्कर लगाना बेनतीजा साबित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि तहसीलदार कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा है, जबकि ऑनलाइन आवेदन को बार बार अस्वीकृत किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पूर्व में बुजुर्गों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होता रहा। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर डीएम ने उनकी बातों को सुना। नौटंकी ना करो यार, नौटंकी ना बतियाओ यार। मांग रहे तो हमको भी दो। देखिए भाई, नेताजी है ना, रोगा हम बोलो थोड़ा सा नौटंकी ना करो यार, नौटंकी ना बतियाओ। आई है उसके लिए हम लोग जो भी आवेदन दे रहे हैं उसको लेखपाल महोदय बिना वजह ही खारिज कर दे रहे हैं। सारे साक्ष्य होते हुए भी हमने 2 बार जन सुनवाई पे कंप्लेन किया, उसमें जितनी रिपोर्ट लगाया है उस मैंने बिंदुद्वार उनकी गलतियां पकड़ी हैं। लेखपाल महोदय को, डीएम साहब को भी आवेदन दिया है
और डीएम साहब ये कह रहे हैं कि बन जाएगा, पर लेखपाल अपनी मर्जी से वो सारा चीज काट दे रहे हैं। की मांगे बस इतना ही है कि हम लोग का जाति प्रमाण पत्र मिल जाए, और पुलिस लेखपाल भर्ती आई है, जाति प्रमाण पत्र कर दिया जाए, जिसमें पुलिस की भर्ती 647 सीटें और लेखपाल की भर्ती 160 सीटें है, जो कि हम लोग का प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। गोड़ का जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी हो पा रहा है, गोड़ का, जिसमें 20 तारीख को जाति प्रमाण पत्र 20 जारी भी हुए हैं, बोलो किस आधार पे हुए नहीं पता। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का